आदमी ट्रैवल करना क्यों जाता है? मुझे 14 साल हो गए हैं लंदन में, मैंने आज तक एक भी म्यूजियम नहीं देखा। इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे क्या है, पहली बार मैं गया और पहली बार मैंने देखा। उस टाइम उन्होंने सोचा था और आज उस चीज को कितना साल हो गया जिसको कहते हैं ये लोग। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि चारों बार मैं गया हूँ तो मुझे नए, वहां पर मैं अपने मोबाइल पे कंपास ऑन करके गया था, देखा था कि एक्चुअली में जीरो लाइन पे हूँ कि नहीं। जैसे ही पानी रुकता है, रुका हुआ पानी मतलब कि ये किंवदंतियों को, कहानियों को वो अभी भी उन्होंने रिस्टोर करके रखा। क्या बात कर रहे हो? भाई एक बात बता, अपन जब छोटे थे तो कौन सी ऐसे शहर के बारे में तूने सुना था कि ये शहर देश से बाहर है और ये कंट्री अपने देश से बाहर है? कौन से ऐसी कंट्री और शहर के बारे में सुना था? लंदन। लंदन। मुझे याद है बचपन में, मतलब मेरी मदर लंदन घूम के गई थी तो उनकी फोटोज है, आई थिंक 1950-60s की या 70s की, कब की, लंदन में बिग बैन के सामने फोटो की। और वो क्या है, हम ननिहाल जाते थे तो हर साल देखते थे वो फोटो। तो मेरे दिमाग में बहुत बचपन से है ये लंदन और ये बिग बैन। तो जब मैं 2008 में 2 महीने के प्रोजेक्ट के लिए पहली बार आया तो पहले दिन मैंने लैंड किया और उसी दिन रात शाम को ऑफिस खत्म करके मैं सेंट्रल लंदन चला गया। मतलब 1-1.5 घंटे का ट्रेन ट्यूब, जो मेट्रो को यहाँ पे ट्यूब बोलते हैं, ट्यूब का जर्नी था। मैं ट्रेन स्टेशन के बाहर निकला, एक ऐसे चबूतरा सा है, ऐसे बाहर निकल के सब पूरा बिग बैन दिखा, ऐसे बड़ा सा। भाई वो सीन आज भी दिमाग में इम्प्रिंट है। मतलब इतना सरियल एक्सपीरियंस था कि जिस जिस जगह के बारे में मैंने अपनी लाइफ के कम से कम 10-12 साल, इमेजिन करते हुए बिताए थे। 15 साल इमेजिन करते हुए बिताए हैं, वो चीज मैं आज सामने देख रहा हूँ। एक सपने के सच हो जाने जैसा लगा होगा उस टाइम। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग लंदन आते हैं। लंदन दुनिया की हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। कितनी मूवीज यहाँ पे शूट हुई हैं। नमस्ते लंदन, हैरी पॉटर, और कोई नाम याद है? यार लंदन के नाम पे तो बहुत पीटर पैन। आई थिंक ये यूके बेस्ड है, लेकिन लंदन बेस्ड अगर बोलूं तो एक मूवी आई थी लंदन ड्रीम्स। लंदन और ड्रीम्स। अगर मैं पुरानी से पुरानी कोई सी किताब, किसी मूवी का नाम याद करूं तो एक मनोज कुमार की मूवी थी पूरब और पश्चिम। वो भी लंदन में थी। वो शायद लंदन में काफी काफी बड़ा हिस्सा उसका लंदन में था। आई थिंक कहानी ही पूरब और पश्चिम में, जो अच्छा, पश्चिम वाला हिस्सा था वो शायद इसी हिस्से के, वो एनआरआईज पे थी कि जब बच्चे इधर चले जाते हैं तो उन पर क्या असर होता है नॉल दिस थिंग्स। बट हाँ, उसमें काफी अच्छी तरह से लंदन की शूटिंग हुई थी। बहुत सारी मूवीज है यार। वो जो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का सीन है नमस्ते लंदन का, वो ग्रेनिच में है। ग्रेनिच में ऊपर, तब जब आप ऐसी जगह देखते हो सिनेमा में और फिर जाते हो वहां पे थिएटर में देखते हो तो बहुत ही अलग अलग लगता एक है। मूवी है पटियाला हाउस, देखिए वो? देखिए, पटियाला ऋषि हाउस कपूर ना? नहीं, पटियाला हाउस में ऋषि कपूर भी है और अक्षय कुमार भी है। और उसमें एक्चुअली में इन्होंने कोई बहुत आइकॉनिक प्लेसेस नहीं दिखाई हैं। उन्होंने बहुत ही सरेल नॉर्मल, फॉर एग्जांपल साउथ हॉल का वो गलासी जंक्शन दिखाया है। अच्छा, गलासी जंक्शन दिखाया। अब तो खैर वो सरवण भवन हो गया। अब तो सरवना भवन हो गया, लेकिन शायद वो एक वहां पर एक अभी भी एक लैंडमार्क ओनर लगा। अच्छा, गलासी जंक्शन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि एक टाइम ऐसा था जब वहां पे इंडियन करेंसी में पैसे एक्सेप्ट करते थे वो। मतलब 10 रुपए ले जाकर के तुम 10 रुपए ले जाकर के तुम बियर ले सकते थे वहां पे। सही। तो मतलब वो तो अलग ही है। वो साउथ हॉल है, साउथ हॉल में पंजाबी लोकेलिटी है वहां पे। तो मतलब अगर साउथ हॉल की हाई स्ट्रीट पे अगर आप घूमोगे और अगर आपको कोई ब्रिटिशर दिख जाए सफेद चमड़ी वाला तो लगेगा ये यहाँ कैसे आ गया। अच्छा, मतलब वो उसके लिए बाहर, वो उसके लिए बाहर है, वो टूरिस्ट है उस एरिया में। तो अच्छा, ये बताओ कि मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूंगा टॉपिक को, कि आदमी ट्रैवल करना क्यों जाता है? और एक कोई और जीव जंतु, उसमें तो शायद इतना ट्रैवल करने की इच्छा नहीं होती है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह में, लेकिन वो इट्स मोर ऑफ ए सर्वाइवल थिंग। आदमी शायद, और मतलब इंसान प्लेजर के लिए ट्रैवल करता है। वो कहते हैं ना कि अगर मगर और काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं। ये सफर उसका चलता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि यार आदमी अपने देश से, अपने मुल्क से बाहर जाके कुछ देखना चाहता है? ऐसा क्यों होता है? यार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ एक समेशन है एक्सपीरियंसेस का, और जितने वेरिड एक्सपीरियंस आपके होते हैं उतना आप लाइफ को एंजॉय करते हो, उतना आप लाइफ को समझते हो। तो आप अपने देश में घूम सकते हो, देश के बाहर घूम सकते हो।
ये एक रीजन है जो मुझे लगता है कि सबको मोटिवेट करता है कि वो नई नई जगह देखे, नए नए एक्सपीरियंसेस ले, ताकि जब वो बैठे अपने वृद्धा एज में तो वो अपने बच्चों को, पोतों को, आस पड़ोसी वालों को किस्से सुना कुछ सके, कहानियां सुना सके, और जिंदगी ऐसे जियो की कहानियां सुना सको ऐसे। हाँ बस ये और ट्रैवल उसका बहुत बड़ा माध्यम है। ट्रैवल उसका बहुत बड़ा माध्यम है। वो भी है ना कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा के देखो। हालांकि अपने अगेंस्ट में जाती है बात लेकिन प्रोफेशनली अगेंस्ट में जाती है। लेकिन हाँ, हम लोग जब अपने से बाहर निकलते हैं, कुछ जगहों पर आपको पुस्तक नहीं पहुंचाती, कुछ जगहों पर आपको सिर्फ रास्ते पहुंचाते हैं, आपको चलना पड़ता है। और मैं, जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस है बिग बैंग का, मेरा थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस है, मतलब बेयर विथ मी। मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ और आई थिंक 9th या 10th की जो हिस्ट्री बुक थी उसमें एक फोटो थी रोजेटा स्टोन की। एक अच्छा, रोजेटा स्टोन क्या है कि एक मिस्र में मिली हुई एक कलाकृति है जिसमें हिब्रू और पुरानी रशियन में, पुरानी सॉरी मिस्री भाषा जो है, और एक भाषा है, 3 भाषाओं में एक ही चीज लिखी हुई है। जब तक वो शिलालेख नहीं मिला था तब तक उस मिस्री जबान की कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसको डिसाइफर नहीं किया गया था बेसिकली। तो उसकी एक फोटो थी जो हिस्ट्री की बुक में एक पेज पे थी। और मैं जब लंदन म्यूजियम गया था तो एकदम से वो मैं उसको क्रॉस किया और मैं वापस चल के आया, मैं उसको देखता रह गया। एकदम से मेरे को हिट हुई कि यार ये वही चीज है जो मेरी हिस्ट्री बुक की किताब और में वो छपा, असली थी, जिसकी किताब में मैंने फोटो देखी तो वो चीज मैंने देखी। आई थिंक मुझे ऐसा कोई और एग्जांपल, ताजमहल या कुतुब मीनार है, ऐसे देख करके कभी वो फीलिंग नहीं आई जो उस दिन वो पत्थर देख के आई थी। क्योंकि मुझे नहीं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है यार। मतलब 9th-10th की क्लास की किताब को अगर सामने उस चीज को देखो तो अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे इसलिए मॉन्यूमेंट्स में आई थी और आती है क्योंकि मैं इनके बारे में बहुत बचपन से पढ़ता हूँ। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीजा, ओल्ड एशियन 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। अभी तो अपन यूके की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इटली जाके आता हूँ 2 सेकेंड। तो पिसा मतलब का मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं बताऊंगा आपको। तो पिज़्ज़ा का जब मैंने लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा देखा ना, मैंने बोला यार ये मतलब अलग ही है यार, ये अलग ही है। और खैर अगर यूके आए वापस तो कोहिनूर, अपना कोहिनूर पड़ा है यार इनके पास। हाँ, लेकिन वही है ना, ये जो और उसको देखते हैं जब अपन, तो खून नहीं खोलता और उसको पैसे देके देखना पड़ता है, और पैसे देके और देखना पड़ता है। उस कोहिनूर को देखने के लिए तुम उसके आगे रुक नहीं सकते, उसके आगे कन्वेयर बेल्ट है, तुम उस पर खड़े होते हो और चलते रहते हो। वहां पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स हैं। आई थिंक देयर इज अ पर्ल ऑफ अफ्रीका भी है, जो अफ्रीका का भी एक स्टोन है, और भी काफी है। और कोहिनूर के सामने से तुम गुजरते हो। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार गया था तो उस कन्वेयर बेल्ट पे मैं 3 या 4 बार घूम घूम के लाइन में लग के चला था कि भाई मुझे याद है मैंने 27 पाउंड दिए थे उस जमाने में, 2011 या 12 की बात है। अभी भी इतना ही होगा, हो सकता है बढ़ गया, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगा कि यार जो मैंने पैसे दिए वो इस पूरी बिल्डिंग का, इस खजाने को देखने के नहीं दिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इस हीरे को देखने आया हूँ। ठीक है भाई, एक जमाने में अपना था, अपनी चीज देखने के लिए मैंने पैसे दिए तो अच्छे से देख के जाओ। मैं इधर उसको कहते हैं ना कि जब ताजमहल बना, शाहजहां ने आकर उसको पहले दाएं से देखा, फिर बाएं से देखा, फिर ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा, फिर कहा अरे यार मजाक मजाक में बहुत खर्चा हो गया। मैं एक बार थोड़ा सा इटली जानना चाहूंगा, पिसा का बहुत अजीब एक्सपीरियंस था मेरा। मैं अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ गया था और उसको कहते हैं ना डम स्ट्रक होना, उसको देख करके मैं देखता रह गया कि यार मैं एक्चुअली मैं यही हूँ क्या। और मेरे बाकी के कलीग्स ने मुझे बताया कि वी एक्चुअली हैव टू पुल यू आउट ऑफ देयर, कि तू एक जगह जाके खड़ा हो गया था, तू देखे जा रहा था, फिर एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे चाय वाय पीने के लिए, और तू जाके खिड़की के पास जाके बैठ गया था जहां से वो दिख रहा था, और तेरे को लिटरली हम लोग लेके गए थे वहां से। मैं इतना डम स्ट्रक था यार। तो कितनी बड़ी बात है ये। मतलब अपन इंडिया में रहते हैं, बचपन से बड़े होते हैं, स्कूल में कॉलेज में बात करते हैं, मूवी में देखते हैं लंदन लंदन लंदन, और आप लंदन में बैठे हो, लंदन की मॉन्यूमेंट्स देख रहे हो। मतलब वहां पे ये जो अपन कोहिनूर बात कर रहे हैं, टावर ऑफ लंदन, टावर ऑफ लंदन, टावर हिल, नहीं टावर ऑफ लंदन में ही है, टावर हिल कासल बोलते हैं उसे। अच्छा, उसके बगल में जो ब्रिज है, जो फेमस आइकॉनिक ब्रिज है ना, जो ऐसे खुलता है, जिसको टावर ब्रिज कहते हैं, उसको टावर ब्रिज कहते हैं, उसको लंदन ब्रिज, हाँ जनता उसको लंदन ब्रिज कहती है। लंदन ब्रिज तो बहुत ही प्लेन है, मतलब आप वहां से थोड़ा सा आगे जाओगे बिग बेन से तो वेस्टमिंस्टर एबे है, जहाँ पे न्यूटन से लेकर एलिजाबेथ से लेकर विक्टोरिया से लेकर किंग जॉर्ज
से लेकर जितने भी मतलब जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं रह चुके हैं यूके में, जिसके अपने नाम ही सुने हैं, उन सब की वो कब्रें हैं वहाँ पे। और आई थिंक वेस्टमिनिस्टर अभी वही जगह है जहाँ पे राजाओं का और रानियों का कोरोनेशन होता है, राज्याभिषेक भी उसको बोलते हैं। अभी जो किंग का कोरोनेशन हुआ था वो वहीं हुआ था, और आई थिंक शादियां भी वहीं होती है। शादियां वो एक्चुअली आई थिंक, लेकिन ये वेस्टमिनिस्टर एबी, मिंस्टर इट्स नॉट मिनिस्टर, हम आज तक मिनिस्टर बोलते आते इतने साल हो गए। वेस्टमिनिस्टर एबी, ये जो एबी वर्ड है ये क्या है? एबी मतलब चर्च। अच्छा, एबी मतलब जहाँ पे आप पूजा करो। तो बेसिकली क्या है, यहाँ के जो चर्च का स्ट्रक्चर रहता है, एक उसमें चर्च हॉल रहता है और एक घंटा घर रहता है। तो ये जो वेस्टमिनिस्टर है वहाँ पे चर्च है, और ये जो बिग बेन है एक्चुअली उसका घंटा घर है। अच्छा, ये हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा नहीं है? अब वो हाउस ऑफ नहीं, तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स का ही हिस्सा है। हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स वाले मिनिस्टर्स बैठते हैं वहाँ पे, लेकिन उसके बगल में यहाँ पे चर्च है। तो ये पूरा जो सेगमेंट है ना उसका, ये टावर है, बेसिकली घंटा घर है। तो जैसे एबीज होती हैं, चर्चेज हैं, एबीज हैं, तो एबीज में शायद मॉन्क्स वगैरह भी रहते हैं वहाँ पे, वो शायद उन लोग का रहता है। जहाँ पे मॉन्क्स नहीं रहते, मॉनेस्ट्री वो है ना। नहीं, एक एबी जिसको बोलते हैं, देखो, एक होता है चर्च, एक होता है कैथेड्रल, एक होता है एबी। चर्च तो नॉर्मल चर्च है जहाँ पादरी बैठता है, कैथेड्रल जहाँ पे बिशप बैठता है शायद, और एबीज वो होती है जहाँ पे मॉन्क्स रह सकते हैं, जहाँ पे उनका रहने का होता है। और मोनेस्ट्रीज भी वही होती है जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर कॉलोनी टाइप में रहते हैं। ये मुझे नहीं पता। तो वेस्टमिनिस्टर एबी था, वो शायद एबी अभी भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसको एबी ही बोला जाता है। तो ऐसा होता होगा कि वो जो पार्लियामेंट वाला एरिया है वहाँ पे वो लोग रहते होंगे मॉन्क्स, इधर चर्च है, मॉन्कर ये। हर कोई चाहेगा, हर कोई पार्लियामेंटेरियन चाहेगा कि उसको मॉन्क की नजर से देखा जाए, लेकिन वो होता नहीं है, वो बात अलग है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लंदन में, अगर आप घूमोगे वेस्टमिनिस्टर एबे देखोगे, अगर आप वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे हो और अगर आप इस तरफ पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखते हो, तो उसके नीचे ना कैनोपीज लगी हुई है। एक रेड कैनोपी है और एक ग्रीन कैनोपी है। अच्छा, हिंदी में कैनोपी को ट्रांसलेट, कैनोपी मतलब तब तो क्या बोलते हैं उसे, झोपड़ी। अच्छा, टेंट लगा हुआ है। तो ऐसा था पहले के टाइम पे कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, जिसे अपन लोकसभा बोलते हैं, अपने यहाँ की लोकसभा, अपने यहाँ की इक्विवेलेंट, लगभग इक्विवेलेंट। तो अपने यहाँ की लोकसभा यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो वहां पे पहले कॉमन लोग आते थे, मतलब नॉर्मली लोगों को इलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसा ड्रामा करते थे, तो उनके लिए अलग कैफेटेरिया था, अलग कैंटीन थी। अच्छा, वो अभी ग्रीन कैनोपी से खाना खाते हैं, ग्रीन टेंट में खाना खाते हैं अभी भी, आज भी। अच्छा। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो कि राज्यसभा के बराबर है, उसके लिए रेड कैनोपी, अलग किचन, अलग टेंट। तो वो आज भी चल रहा है 2024 में भी। और ये प्रथाएं यहाँ पे चल रही थी 100-200 साल पहले। मतलब क्लास डिफरेंस अभी भी है वहां पर? नहीं, मतलब अब वो क्लास डिफरेंस इतना नहीं है, एज अ सिंबॉलिक परंपरा है। क्योंकि लंदन में आप उतरोगे, सेंट्रल लंदन में घूमोगे, जहाँ पे ट्रफाल्गर स्क्वायर है, बकिंगम पैलेस है जहाँ राजा रहता है, वेस्टमिनिस्टर एबे है, टावर हिल है, कासल है। तो ये जो सारी जो एरिया है ना, अब घुसो उतरोगे और सबसे पहली चीज जो आपको हिट करेगी वो है कितना पुराना और कितना वेल मेंटेन्ड, पर कितना कल्चरली रिच है। और इतने लोग आते हैं, आई थिंक दुनिया भर से लोग आते हैं, मतलब लाखों में लोग आते हैं, लेकिन आज भी वो मेंटेन करा हुआ। तो आई थिंक मेंटेन किया हुआ है इसलिए लोग आते हैं इसलिए मेंटेन नहीं किया हुआ है, दोनों बातें। हाँ, और लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो कल्चर आपको दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस की किसी सिटी में जाते हो, न्यूयॉर्क में जाते हो, वहाँ पे टाइम स्क्वायर है, यहाँ पे बड़े बड़े वो बिलबोर्ड, वो सिनेमा, वो मूवी बिलबोर्ड, एडवर्टाइजमेंट के बिलबोर्ड लगे हुए हैं। वहां पे क्या आपको लगता है ये कंक्रीट का है, मैन मेड है, अभी बनाया है, मॉडर्न है, कुछ सोल नहीं है उसके अंदर, मतलब बिल्डिंग्स है, बस बिल्डिंग्स है, कांच है, बिल्डिंग्स है, ऑफिस कांच का। लेकिन यूके में आते हो ना, तो हर बिल्डिंग के ऊपर है ना वो मूर्तियां सी बनी हुई है, एक कैरेक्टर निकल के आता है, एक कैरेक्टर, एक सोल निकल के आता है, जो कि बहुत बहुत पुराना है। और इनफैक्ट अगर पिकाडेली सर्कस देखा जाए, जो मैं कहूंगा कि अगर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर का इक्विवेलेंट, बिल बोर्डिंग का इक्विवेलेंट, हालांकि ज्यादा बिल बोर्ड्स नहीं है उसके कंपैरिजन में, उसमें भी एक क्लास निकल के आती है, क्योंकि वहां पे जो सेंटर में मॉन्यूमेंट है, वो फुमारा सा है, जो फाउंटेन का मॉन्यूमेंट है, वो काफी क्लासी है। उसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, इनफैक्ट एक बार शायद हम लोग वहां पे कहीं पे एक जगह बैठ के थोड़ी देर खाए भी थे, तो वो भी बड़ी अच्छा, बहुत पुरानी जगह है। और इनफैक्ट जो लंदन की जो हिस्ट्री है, भले ही वो जैक द रिपर हो,
भले ही वो ग्रेट लंदन फायर हो और लंदन ब्रिज का जो इतिहास है, लंदन ब्रिज का एक इतिहास ऐसा है कि एक बार शायद अमेरिका के कुछ बिलियनर्स ने बोला कि हम लंदन ब्रिज खरीदना चाहते हैं, और उनके दिमाग में क्या था, टावर ब्रिज। अच्छा। और लंदन ब्रिज एक्चुअली बिल्कुल प्लेन ब्रिज, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों ने नेगोशिएट किया, प्राइस वाइस नेगोशिएट करी, बोला कि ठीक है हम उसको डिसेंबल करके आपको भेज देंगे। उन्होंने डिसेंबल करके भेज दिया और अपना लंदन ब्रिज फिर से बना दिया। वो जब वहां पे आया तो वो लोग बौखला गए कि ये क्या है, हम तो ये समझ रहे थे। बोला कि आपने लंदन ब्रिज मांगा था ना, हाँ ये था, ये वाला चीज है। अच्छा ये तो टावर ब्रिज है, ये बिकाऊ नहीं है। ये बेचने के बाद उनको पता चला था। ये एक्चुअली में हुआ था। एक्चुअली में नहीं, बहुत किस्से हैं। मतलब 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में जो राजा बना उसने अपने नेफ्यूज को, जो 12 साल के और 9 साल के लड़के थे, उनको टावर हिल में मार दिया। अच्छा। ऐसा बोला जाता है कि टावर हिल अगर जाओगे, जहाँ पे कोहिनूर पड़ा है, वहां पे जाओगे तो वहां पे ना एक स्पेशल मोटे टाइप के कौवे हैं। अच्छा। वो बोलते हैं कि 3 कौवे यहाँ पे रहने ही रहने चाहिए। जिस दिन नहीं रहेंगे वहां पे ना, उस दिन अटैक हो जाएगा या फिर कुछ अनहोनी हो जाएगी। तो इस तरह की है ना वो किंवदंतियां बोलूंगा मैं। हाँ, वो भी है यहाँ पे। पर ये सब चीजें क्या है, परंपराओं से जुड़ी हुई है। मतलब कल्चरली रिच इतना है कि जिस पत्थर को आप हाथ लगाओगे, जिस बिल्डिंग को आप छुओगे, वो 200 साल 300 साल पुरानी है। हाँ, यहाँ पे इनफैक्ट मैं जस्ट सिर्फ लंदन की बात नहीं करूंगा। मैं जिस घर में आके रुका था यहाँ पे, उसके बाहर 1912 लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हाउस का नंबर हो, लेकिन वो हाउस नंबर नहीं था। वो ये उस साल का की निशानी है जिस साल में वो बना था। मैंने कहा भाई आज पूरे 100 साल हो गए हैं इसको। एग्जैक्टली। मैं जिस घर में रहता हूँ वो 1934 में बना था। ओके। तो मतलब वो उसे 10 साल में 100 साल हो जाएंगे। बाप रे। और वो घर मतलब आज भी सही सलामत है। मतलब तुम उसको अजायब घर बना सकते हो। हाँ, अगर कुछ ऐसा कुछ पुरानी चीजें हो तो। नहीं, पर यहाँ पे सारे ही ऐसे है ना, सब कितना ही म्यूजियम बनाओ। लेकिन लंदन की एक खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि आई थिंक ये सबसे पुराना शहर है जहाँ पे सबसे पहले ट्यूब या अंडरग्राउंड रेलवे जब चालू हुई थी। आई थिंक दिस इज ओल्डेस्ट। आई थिंक हैमरस्मिथ लाइन या बेकलू लाइन चालू हुई थी। आई थिंक बेकर स्ट्रीट से नहीं, सबसे पहली, अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो सर्किल वाज नॉट द फर्स्ट वन। सर्किल वाज वेरी लेट। आई थिंक मेट्रोपॉलिटन या इनमें से कोई एक है जो सबसे पहली बनी थी। और ये दुनिया के 1858 या 1800 में कभी बनी थी, और दैट इज फिनोमिनल। अच्छा, मैंने ये डिस्कवर किया है क्योंकि अभी ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे लंदन आए है, वो जो फेरिस व्हील है, या फिर मैडम टुसो है, या फिर वेस्टमिंस्टर एबे है, टावर हिल है, जितनी भी ये चीजें हैं, विंडसर कासल है, जितनी भी ये चीजें हैं, विंडसर कासल थोड़ा लंदन के बाहर है, लेकिन जितनी भी ये चीजें हैं ये सब हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। कोई भी टूरिस्ट आता है तो उसको देखना ही है ये सब चीजें मैंडेटरीली। मैंने ये डिस्कवर किया है कि अब बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं इंडिया से, तो सबको पहले तो हम जाके घुमाते थे, फिर हमें बोलता खुद ही घूमिया हो जाके। तो है ना, तो मैंने डिस्कवर किया है कि एक लंदन पास है, एक कंपनी है लंदन पास। उनका 3 दिन का, 1 दिन का पास मिलता है शायद 106 पाउंड का, 2 दिन का मिलता है 120-25 पाउंड का, 3 दिन का मिलता है 160 पाउंड का। तो मतलब वो इतना इकोनॉमिकल है, इतना बढ़िया पास है वो, कि अगर किसी को लंदन घूमना है तो वो पास ले, 3 दिन में मेन चीजें कवर करे। उसके अंदर 70-80 चीजें हैं। अब 70-80 चीजें आपको देखनी नहीं। आप है ना, अगर दिन सुबह एक को, फिर लंच के बाद एक, ऐसे करके अगर 6-7 चीजें भी अगर आप देख लो तो आपके कम से कम 250-300 पाउंड वसूल हो जाते हैं टिकट में। और जो आप उसके अंदर है ना, ट्यूब का पास भी इंक्लूडेड रहता है, बस का पास भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इसमें हॉप ऑन हॉप ऑफ भी रिकॉर्ड, हॉप ऑन ऑफ भी एक बार इंक्लूड होता है, एक बार जा सकते हो। मतलब हॉप ऑन हॉप ऑफ बस वो होती है जो लंदन के कुछ रूट्स पे चलती है। हाँ। और हॉप ऑन हॉप ऑफ का मतलब है तुम कहीं भी चढ़ जाओ और कहीं भी उतर जाओ। हाँ। उस बस पे, उस रूट पे। मतलब ये जो हॉप ऑन ऑफ है हर जगह है, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, हर जगह है ये। मतलब यूएस, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में है, यहाँ पे स्पेन, मैड्रिड, हर जगह है। तो मतलब मैंने वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। लेकिन इन सब की अलग अलग टिकट है। अगर आप अलग अलग टिकट लेने जाओगे तो अगर आप 6-7 चीजें भी देखते हो 3 दिन में, तो सब ट्रांसपोर्ट सब मिला के आपका 300 पाउंड हो जाएगा। अगर आपको घूमना है लंदन, 3 दिन काफी है अपने जैसे लोगों के लिए। जो अबे
मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो म्यूजियम में जाके घुस जाते हैं, एक पेंटिंग को 1 घंटे तक देखते हैं। अरे भाई उनके लिए अलग प्लान। तो उनके लिए उनकी तो बुराई कर रहा है। तो मैं तो म्यूजियम्स बुराई के बारे में पता है, आई मीन लंदन हैज द बेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर फ्री, मुझे 14 साल फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे 14 साल हो गए हैं लंदन में, मैंने आज तक एक भी म्यूजियम नहीं देखा। मुझे इतना अफसोस होता है कि मैं लंदन में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं जो अभी भी देखने बाकी हैं। मैं आई मीन ट्रांसपोर्ट म्यूजियम गया हूँ, मैं ब्रिटिश म्यूजियम में गया हूँ, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम तो वो बच्चे मेरी मतलब बच्चों के मतलब मुझे लगा कि मेरे जैसा आदमी इतना एक्साइट हो गया तो यार बच्चों का तो क्या हाल होता होगा। और साइंस म्यूजियम इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ पे न्यूटन की जो लैब थी उसका उन्होंने रेप्लिकेशन बना के रखा हुआ है, एंड दैट्स फिनोमिनल टू फॉर एनीबॉडी टू गेट अच्छा, बाय द वे ये नहीं न्यूटन शायद उसका है ना, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में एक ब्लैक बोर्ड है जहाँ पे वो लिखता था, वो अभी भी उन्होंने रिस्टोर करके रखा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ उसकी रखा हुआ है। हैंडराइटिंग, हाँ, उसका रखा हुआ है वहाँ पे। सही। नहीं तो मैं क्या कह रहा था कि लंदन जिसको नॉर्मल टूरिस्ट है, जैसे जिसको मतलब म्यूजियम में इंटरेस्ट नहीं है, म्यूजियम जैसा तुमने बताया, म्यूजियम फ्री है, वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स होंगे, वर्ल्ड फेमस चीजें होंगी, वो सब बढ़िया है अपना। लेकिन जो को म्यूजियम में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए ये लंदन पास बहुत बढ़िया है। 3 दिन में वो पूरा घूम के वॉक करके लंदन भी घूम सकता है और आराम से कर सकता है। बकिंगम पैलेस जो है जहाँ पे राजा रहता है, उसका एक विंग, ईस्ट विंग, वो लोग खोलते हैं साल में एक बार, समर में 3 महीने के। आई थिंक अभी खुला हुआ है शायद, या अभी खुलेगा? नहीं, अभी खुलेगा। आई थिंक सितंबर में बंद होता है वो। सितंबर में बंद होता है, जून जुलाई में खुलता है। तो वो 3-4 महीने के लिए खुलता है। उसमें आप जाओ, देख कर आओ, और उनके घर कमरे कैसे होते हैं और वो सब, वो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उसका। लेकिन मेरे ख्याल से लंदन घूमना है तो 3 दिन और वो लंदन पास वो बेस्ट है नॉर्मल टूरिस्ट के लिए। और फिर मतलब जिसको एक्सप्लोर ज्यादा डिटेल में करना है तो वो और दूसरी चीजें ले सकता है। लंदन का एक वॉकिंग पाथ मैंने डिस्कवर किया था। ऐसा हुआ था कि जब मैं पहली बार लंदन आया था तो मेरा एक और दोस्त था अभिषेक, वो मेरे साथ था, और हम दोनों को चलने का बहुत हुआ है। हम लोग बहुत चलते थे और बहुत देर तक चल सकते थे। और हमारे साथ एक और तीसरा बंदा आ गया था, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी। तो हमने कहा कि चलो, हम लोग उतरे वेस्टमिनिस्टर पे और हमने चलना चालू किया ये बकिंगम पैलेस की तरफ। और वहां से चलते चलते हम टावर ब्रिज तक आए। यू कैन इमेजिन, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम पूरा चल के आए और उसके बाद वापस चल के उल्टी तरफ से वापस चल के वापस वेस्टमिनिस्टर एबी तक आए। तो ये जो पूरा सर्कल है ना, जब तुम उस पर चलोगे तुमको इतनी चीजें डिस्कवर होगी रास्ते के अंदर। और कई जगहों पे कई लोकेशन तुमको दिखा यार, ये उस फिल्म के उस गाने में था, ये वहां था, ये वैसा था, जो तुमको नॉर्मल हॉप ऑन हॉप ऑफ पे नहीं, जो तुमको कोई टूरिस्ट गाइड लेके नहीं जाएगा। कुछ शहर ऐसे हैं दुनिया के, जैसे रोम है, जैसे वेरोना है इटली का, कुछ शहर ऐसे हैं जो तुम पैदल भी डिस्कस करना। पेरिस को मैं उतना पैदल वाला नहीं बोलूंगा क्योंकि हर चीज काफी दूर दूर है, चाहे पैलेसेस को बोल सकते हैं, बट बाकी जो चीजें हैं वहाँ की, रोम को तो बोलते हैं ओपन म्यूजियम है, ऐसे ही लंदन का ये जो हिस्सा है, सेंट्रल लंदन का हिस्सा, इसमें वॉक करो अगर कैपेसिटी हो तो। इतना बढ़िया, इतनी चीजें डिस्कवर करोगे। सेंट पॉल्स मिलेगा तुमको, सेंट्रल बैंक मिलेगा, और मतलब इतनी चीजें दिखेंगी वहां पे जिसका तुमने सिर्फ सोचा होगा कि यार। बिल्कुल सही बात है यार। मतलब मैंने मेरे बेटी के साथ एक वो किया था, ट्रेजर हंट, एक छोटे से एरिया में, कॉवेंट गार्डन में। मतलब वो हमको ऐसी गलियों के अंदर ऐसे चौराहे दिखाए, ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया आ गई है। ये लंदन भी एकदम डिफरेंट लग रहा है। और उसमें ना हर जगह छोटे छोटे सिंबल्स चीजें बनी हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गली है, वहां पे ऊपर एक प्लैंक लगा हुआ है कि जेन ऑस्टिन यहाँ पे रही थी इस साल से इस साल तक। वो ब्लू कलर का प्लैंक होगा, राइट? ब्लू प्लैंक होता है। और ब्लू प्लैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे कोई बहुत नामचीन व्यक्ति कोई रहा हो, तो पहले उस आदमी का वहां रहने का आप सबूत ला के दो, फिर अप्लाई करो एक पर्टिकुलर संस्था को। अच्छा। और अगर वो अप्रूव हो जाती है तो ब्लू प्लैंक मिलता है। तो मेरे एक जानने वाले हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उन्होंने पता किया कि सत्यजीत रे जब यूके आए थे तो वो कहाँ कहाँ रुके थे। उन्होंने उसको ट्रेस किया, उनको ट्रैक किया, तो उनके द्वारा लिखा हुआ एक चिट्ठी उनको मिली। उस चिट्ठी पे उस घर का एड्रेस था जहाँ वो रहते थे। वो वहां पे ट्रैक किया उन लोगों ने, दे हैव एक्चुअली अप्लाइड फॉर ए ब्लू प्लैंक, और वो शायद कुछ महीनों में मिल जाएगा। अरे वाह, क्या तो बात। ये सोचो कि लोग भारत से भी आके भारत से जुड़ी हुई चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। और सत्यजीत रे का अगर वो ब्लू प्लैंक मिला, वो भारतीयों की, इनफैक्ट जो बंगाली कम्युनिटी यहाँ की, उनकी खोज होगी वो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जैसे मैं लंदन में हैरो में रहता हूँ, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर हैरो कॉलेज है जहाँ पे नेहरू जी ने पढ़ाई करी थी। अरे सही। तो मतलब लंदन घूमने जो आता है उसको इतनी चीजें मिलती है, इतनी चीजें मिलती है। जैसे किसी को किताब पढ़ने का शौक है तो जेन ऑस्टन का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक जाएगी, अरे वाह। तो जैसे मैं मेरी बेटी के साथ वो टूर कर रहा था, वो ट्रेजर हंट कर रहा था, ऐसी ऐसी गलियों में हम लोग गए, ऐसी ऐसी चीजें पता चली हमें कि 1913 में ये था, 1870 में ये था, मतलब अनबिलीवेबल रिकॉर्ड्स। इनफैक्ट जो हाइड पार्क वाला जो एरिया है जो बकिंगम पैलेस से लगता है वो बहुत सुंदर और बहुत लंबा पार्क है, जो आई थिंक एक एनर्जी भी देता है कि अब तुम पूरे दिन थक गए हो, तुम वहां पे जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, पूरी एनर्जी रीगेन हो जाती है। अच्छा, इसमें ना एक हाइड पार्क से मुझे याद आया, पहले क्या था, कुछ 50-100 साल पहले एक ऐसी वो थेम्स रिवर, वो ऐसे बहती थी कि वो पूरा है ना फ्लो कवर करती थी बकिंगम पैलेस से होते हुए, फिर वो थेम्स में जाती थी, ऐसे कुछ है ना फ्लोइंग रिवर थी। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी के लिए है ना उस रिवर को बंद कर दिया। अब है ना वास्तु में पानी का बहुत महत्व है। अगर पानी फ्लो होता है तो आपका राज, आपका काम बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है वास्तु में। जैसे ही पानी रुकता है, रुका हुआ पानी मतलब वास्तु के लिए दोष है वो। अच्छा। तो ऐसा एक बोला जाता है कि जैसे ही उन्होंने वो पानी रोका वैसे ही इनका राज है ना दुनिया में कम 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 होता होता कम एकदम कम हो गया। तो पहले यूके ऐसी कंट्री थी जहाँ पे सूरज कभी नहीं ढलता था। ब्रिटिश एम्पायर बोले, ब्रिटिश एम्पायर सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा बोला जाता था, राइट। लेकिन वो धीरे धीरे, कनाडा देखो, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता रहा और अब वो ऐसी हालत हो गई है कि यूके के भी शायद 4 टुकड़े हो जाए आगे 10 साल। मत बोल यार। नहीं, अरे होने को तो हो सकता है ना, स्कॉटलैंड बोल रहा है, वेल्स बोल रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड बोलेगा, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो धीरे धीरे कटता। तो स्टेबल कुछ भी नहीं है। खैर वो मतलब अलग बात है, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से लंदन बहुत अच्छा है घूमने के लिए। आई थिंक वेदर के बारे में थोड़ा बात करना चाहिए। देखो यार, एक बात है कि अगर तू वेदर के बारे में बात कर रहा है तो ये पॉडकास्ट नहीं बंद कर देते हैं, क्योंकि वेदर एक ऐसी चीज है जो जितनी अनप्रिडिक्टेबल यहाँ इस देश में है वैसी शायद कहीं नहीं है। नहीं है, बहुत जो भी इस बेल्ट में होंगे, अर्थ में इस बेल्ट, इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। नहीं, मैं बोलूंगा कि यूके का जो वेदर इट्स कॉल्ड ओशनिक। इट्स नॉट मतलब ओशनिक का मतलब ओशन का वेदर कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कभी भी बारिश आ जाएगी, कभी धूप पड़ जाएगी, कभी तूफान आ जाएगा। तो वो ओशनिक के चारों तरफ से समुद्र से घिरा मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि जो बेस्ट टाइम है आने का वो है मई से लेकर सितंबर। मैं अगर थोड़ा सा कंफर्टेबली शर्ट में घूमना है तो, अगर बारिश में ठंड में भीगते हुए घूमना है तो कभी भी आ जाओ। देखो भाई, जो भी सजेशन दे रहे हो, मैं कहूंगा कि अगर आप शर्ट लेके भी आए हो तो बैग में छाता जरूर रखना, और जैकेट जरूर रखना। अगर आप समर में आ रहे हो तो भी जैकेट जरूर रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गया लंदन के आसपास क्या है? यार मैंने एक्चुअली लंदन के बाहर जितनी चीजें देखी हैं उतनी शायद लंदन में नहीं देखी। लंदन घूमना मतलब डेडिकेटेडली लंदन। अब लंदन में जैसे आप कुछ एक एरिया है, ग्रीनिच है, जहाँ पे आपका प्राइम मेरिडियन, जिसको जीरो मेरिडियन, तो वहां पर मैं अपने मोबाइल पे कंपास ऑन करके गया था, देखा था कि एक्चुअली में मैं जीरो लाइन पे हूँ कि नहीं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों को जाना चाहिए वहां पर। वो एक बहुत अच्छी जगह। वहां पर एक घड़ी भी है जिसमें 24 आवर्स है। तो 24 आवर जो एक पूरे दिन में वो घड़ी एक चक्कर लगाती है। जैसे हमारी नॉर्मल घड़ी जो होती है वो 12 घंटे में लगाती है, वहां पे 24 घंटे में लगाती है। अपने आप में एक यूनिक चीज है वहां की। और प्लैनेटोरियम भी है वहां पे, प्लैनेटेरियम वगैरह भी है वहां पे। और वहां पे पुराने जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके टेलीस्कोप्स भी पड़े हैं वहां पे। जैसे एक एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे विलियम हर्शल, जिन्होंने शायद नेपच्यून की डिस्कवर किया था कि ये वहां ये प्लैनेट है और ये यहाँ पे इस ऑर्बिट पे घूमता है। और वो जिस पर्टिकुलर टेलीस्कोप को यूज करके किया था वहां पे आज भी रखा हुआ है। तो इस तरह की चीजें हैं वहां पे। लंदन की अगर आप बात करना चालो, वहीं पे एक मैरीटाइम म्यूजियम है। वहां पे एक है ना मून रॉक भी रखा हुआ है, मून से लाया हुआ पत्थर भी रखा हुआ है, लोग उसको हाथ भी लगा सकते हैं। वहां पर कुछ ऐसी घड़ियां हैं, जैसे आपने हमेशा सुना होगा कि अंग्रेज लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसकी मैंने जो वहाँ के म्यूजियम में जब मैं गया तो वहाँ की जो हिस्ट्री देखी तो समझ में आया कि अच्छा, इस वजह से ये लोग वक्त के पाबंद होते हैं। कैसे? एक्चुअली मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप जब इस धरती पे हो, लैंड पे हो,
आप यूके में बैठे हो, आप आराम से टाइम बता सकते हो, क्योंकि आप मूव नहीं कर रहे हो। सूरज एक टाइम पे उग रहा है, एक सूरज टाइम पे सेट हो रहा है, मून आ रहा है, मून सेट हो रहा है, तो आपको पता चल जाता है दिन अब उगा, दिन अभी बंद हुआ। लेकिन जब आप ओशन में होते हो और आप ट्रैवल कर रहे होते हो अक्रॉस द वर्ल्ड, तब आप दिन तब कब आप हो कैसे रहा है, बताओगे? तब आप कैसे बताओगे क्या टाइम हो रहा है, आप किस स्पीड पे जा रहे हो, किस डायरेक्शन पे जा रहे हो। उस टाइम पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है कि आपके पास दो घड़ियां होती हैं। एक घड़ी होती है जिसमें आप उस जगह का टाइम सेट कर देते हो जहां से आप चले हो, और एक घड़ी होती है जिसको आप दिन में हर बार तब सेट करते हो जब आप सूरज को और मून की पर्टिकुलर पोजीशन पे लगा के पता चलता है कि ये टाइम हो रहा है, या कुछ कॉन्स्टलेशंस की पोजीशन पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग कॉन्स्टलेशन है, साउथ में अलग है, तो उसको आप घड़ी को सेट करते रहते हो। इससे आपको पता चलता है आपने एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेस्ड ऑन द डिग्रीज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अगर आप प्रिसाइसली आपको कहीं जाना है किसी टाइम पे, तो वो घड़ियां को एकदम एक्यूरेट होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी, इसको कहते थे लॉन्गिट्यूड प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व होने में करीबन 175 साल लगे। वाह। और जब ये प्रॉब्लम थी नहीं, जब सॉल्व नहीं हुई थी, तब लोग कभी भी कहीं से किधर भी पहुंच जाते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कि हम कहाँ हैं। कितना भी, मतलब इनफैक्ट गैलीलियो के कुछ यंत्र हैं जो यूज किए जाते थे टाइम पता करने में, और मतलब इन इन्वेंशन से, इनकी वजह से लोग इतने वक्त के पाबंद हुए कि अगर मुझे इस टाइम पे इतना बज रहा है, ये मुझे नहीं पता होगा, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए आई थिंक जो लोग मैरीटाइम इंडस्ट्री में रहते हैं उनका वो वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। और जो अंग्रेज इंडिया आ रहे थे, या जो भी यूरोपियंस इंडिया आ रहे थे, वो लोग ये टेक्निक्स यूज कर रहे थे, तो उनके लिए होता था इतने बजे मतलब इतने बजे। धरती पे आकर के भी उनकी वही इंस्टिंक्ट फॉलो करती, वही आदत रहती थी। और कहते हैं ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारा उतना नहीं था, क्योंकि हमने अपनी शायद शिपिंग इंडस्ट्री आउटसोर्स कर दी थी अरब्स को, इस वजह से शायद हम लोग उतना वो टाइम वाले कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, बट लंदन के बाहर तुमने क्या क्या देखा जो, मतलब सबसे बड़ी चीज जो मैंने अच्छी देखी थी, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज मुझे याद है, मैंने विंडोज एक्सपी के वॉलपेपर पे देखा था, और जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैं वॉलपेपर के अंदर आ गया हूँ। एक और विंडोज एक्सपी का एक वॉलपेपर है जिसमें वो पहाड़ी होती है, पहाड़ पे। हाँ। वो मुझे ढूंढना, अगर वो ऐसी कोई पहाड़ी मुझे मैंने एक्चुअली देखा था, वो थिंक यूरोप में कहीं पे है, यूएस में कहीं पे। कभी मिले तो बताना, उसका कोऑर्डिनेट्स भेजना, मैं जाना चाहूंगा वहां पे। देखते हैं, वो एक ड्रीम है। देखते हैं। स्टोनहेंज की बात करी ना, बहुत सारे लोगों को नहीं, तो स्टोनहेंज कोई जाता है तो उसकी भी 30-35 पाउंड टिकट है। लोगों को ये नहीं पता कि स्टोनहेंज से जस्ट पहले एक अंदर इनर रोड जा रही है, कंट्री रोड जा रही है, जो सीमेंटेड नहीं है, एक कंट्री रोड जा रही है, वो एकदम स्टोनहेंज के 50 मीटर पे लेके चले जाती है। अच्छा। कार से आप जाओ, फिर थोड़ा 5 मिनट वॉक करो, तो आप है ना लिटरली स्टोनहेंज के 50 मीटर। तो आप में और वो बंदे में जो कि फेंस के अंदर खड़ा है, उसमें ये फर्क है कि आप 50 मीटर से देख रहे हो और वो 20 मीटर से देख रहा है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा, मतलब मैम यहाँ के लोगों के साथ गए थे जो यहाँ पे बहुत टाइम से, उनको नहीं पता था ये। अच्छा। और तो मतलब मेरे को कोई बोलता है स्टोन है, तो मैं वो फ्री वाली जगह ले जाके देख लो पत्थर। चल भाई, अगली बार तेरे को लेके जाऊंगा फिर। क्योंकि स्टोनेज में है तो पत्थर ही ना। पत्थर ही, हाँ, लेकिन वो एक अपने टाइप का एक कैलेंडर टाइप भी है अपने टाइप का। हाँ। जैसे अगर मैं बोलूं कि जंतर मंतर से, तो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपने समय में मौसम को पता करने का, कौन सी ऋतु कब आ रही है पता करने का तरीका। उसके पास में एक शहर है बाथ, रोमन बाथ। उसको रोमन बाथ क्यों बोलते हैं? बेसिकली वहां पे एक हॉट स्प्रिंग है, उसके अराउंड रोमन्स ने उस टाइम पे एडी सेंचुरी में वो एक बाथ बनाया था, जो रोमन बाथ होता है, जो इनके टर्किश बाथ, रोमन बाथ जो चलते हैं ना, वैसा सा एक बनाया था। तो वो आज भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे। तो मतलब यूके में जब तक यहाँ के राजाओं का लोकल शासन, रूलर्स का शासन नहीं हुआ था, उसके पहले रोमन्स आते। इनफैक्ट लंदन का नाम लंडोनियम हुआ करता था, जो रोमन्स ने रखा है। लंदन एक्चुअली रोमन्स की ही बसाई हुई है। और आप टावर ऑफ लंदन जिसकी बात कर रहे थे, जहाँ कोन्यू रखा है, वहां पे उनका जो उस टाइम पे जो फोर्ट बनाया गया था, उसकी वॉल आज भी है। लंदन के काफी जगहों पे आपको वो रोमन वॉल दिखेगी। आपने हेड्रियन वॉल का नाम सुना है? नाउ हेड्रियन वॉल इज एक्चुअली में क्या हुआ था, जब रोमन्स यहाँ पर आए थे तो अटैक वगैरह करके वो काफी एरियाज को जीत रहे थे, लेकिन जब वो नॉर्थ में, मतलब स्कॉटलैंड की तरफ जाते थे, तब वो उनको क्रॉस नहीं करके कभी जीत नहीं पाए। तो रोमन्स ने क्या किया, वो एक वॉल बनाई, और उस टाइम पे शायद हेड्रियन यहाँ का सिपह सालार था, या जो हेड था यहाँ का, कि भैया इनको इधर नहीं आने देना और हम लोग उधर नहीं जाएंगे। और उस पर बाकायदा वो उनके चौकियां बनी हुई थी जो उनको रोकते थे।
और आज भी हेड्रियन वॉल अगर देखा जाए तो नॉर्थ और साउथ, बेसिकली स्कॉटलैंड का एकदम साउथ पार्ट और इंग्लैंड का एकदम नॉर्थ पार्ट, उसके बीच में बनी हुई और टूटी फूटी सी और काफी लंबी वॉल है। उस पर ट्रैकिंग होती है, अच्छा, उस पर ट्रेल्स होते हैं, तो 5 दिन में लोग एक्चुअली में उस ट्रैकिंग पे जाते पूरा हैं। अक्रॉस द कंट्री जाते पूरा एक्चुअली आप ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट एक एंड से दूसरे कोने पे जा सकते हो, हैं। वाह, और वो करना चाहिए अगर आपने वो उस तो पे ये लंदन से कितना दूर है? 6-7 घंटा ड्राइव? देखो लंदन से स्कॉटलैंड ऑलमोस्ट 7-8 घंटे की ड्राइव रहेगी। 7-8 घंटे की हाँ, ड्राइव है। तो आप लंदन बेसिकली थोड़ा सा साउथ में पड़ता है, काफी साउथ में पड़ता है। हाँ। लंदन से आप ऊपर जाओगे तो पहले मिडलैंड्स आएगा, मिडलैंड से ऊपर जाओगे तो पीक डिस्ट्रिक्ट वगैरह आएंगे, फिर यॉर्कशायर आएगा, यॉर्कशायर के ऊपर जाकर के आप स्कॉटलैंड को हिट करते हो, और ये उस एरिया में पड़ता है। तो एक्चुअली इससे हमको अरे ये मैंने देखा है, जब हम लोग स्कॉटलैंड जा रहे थे ड्राइव करके या फिर वहां पे घूम रहे थे, तो मुझे ध्यान है कि मैंने हल्का सा देखा है, पर ऐसा कुछ मॉन्यूमेंट है या फिर ऐसा ट्रैकिंग का है, वैसा नहीं देखा मैंने। ट्रैकिंग तो एक बात बोलूं, अरे- जैसे लंदन यूके में एक अच्छी परंपरा है पब्लिक फुटपाथ्स की, सुना है? हाँ, तो ये पब्लिक फुटपाथ्स क्या होते हैं कि जो लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, उनके लिए ये पाथवेज बने हुए वेल डिफाइंड है। और मैं अभी एक ग्रुप के साथ में काफ़ी ट्रैकिंग करता हूँ, उन्होंने बताया था कि ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। इट यूज टू बी अ लेजर प्रैक्टिस फॉर, मतलब हिस्टोरिकली था, तो तब से पब्लिक फुटपाथ्स बने हुए हैं। कि इवन ये पब्लिक फुटपाथ्स कई खेतों में से जाते हैं, कई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, प्रॉपर्टीज में भी उन्होंने दे रखा है, अलाउ किया हुआ है कि पब्लिक फुटपाथ से आप इस कोने से यहाँ को मेरी प्रॉपर्टी को क्रॉस कर सकते हो। और वो उन्होंने आउट ऑफ आई थिंक जेस्चर, गुड जेस्चर दिया हुआ है। और इट इज अ वे ऑफ कीपिंग दीज पीपल हेल्दी, कि जो लोग लेजर में जानते हैं, जो लोग वॉकिंग वगैरह जाते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल जिनको इस बात की तलब होती है कि हाँ हम वॉक पे जाएं, हम लोग को ट्रैकिंग करनी होती है। कुछ लोगों ने तो मुझे ये तक कहा है कि जब मैं बढ़ जाऊं तो मेरी राख इन्हीं पहाड़ों पे जाके कर देना। इतना वो लोग इसमें घुसे हुए, इतना इंटरेस्टेड है, इतना दे आर वेल एनग्रास्ड। और एक इंडस्ट्री है अपने आप में ये, यू नो, आई मीन ट्रैकिंग इज अ वेरी गुड हैबिट टू पोजेस एंड टू सी दिस कंट्री। अगर आपको देश के आपने मॉन्यूमेंट्स देख ली, आपने बिल्डिंग्स देख ली, आपने उसकी खूबसूरती, लेकिन खूबसूरती देखनी है तो कहते हैं एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी, AONB करके काफ़ी एरियाज मार्क्ड है। आई थिंक मैं जिस शहर में रहता हूँ वो भी AONB के अंदर ही आता है बेसिकली। अच्छा, हाँ, तो ये नेशनल फॉरेस्ट एरिया है, AONB के अंदर आता है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत ट्रैक्स हैं। मतलब ऐसा है कि ट्रैकिंग पे बहुत फोकस करते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ट्रैक्स बनाए हुए हैं। हम लोग लेक डिस्ट्रिक्ट गए थे, एक एरिया है जहाँ पे पहाड़ है और नदियाँ हैं। वहाँ पे भी बहुत बहुत पहाड़ के ऊपर जाने के लिए ट्रैकिंग का पाथ, और बहुत बहुत डिफाइंड बने हुए हैं, मतलब वेल मेंटेन्ड, आप डायरेक्शन देख सकते हो। हाँ, आपको पता चल जाएगा कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो बहुत लोग चल चुके हैं। कदमों के निशान नहीं दिखते, लेकिन पता चल जाता है कि ये वॉकवे रहा होगा। हर थोड़ी 2-3 माइल पे, 1 माइल पे ना वो साइन पोस्ट भी लगे हुए रहते हैं कि अगर आपको मॉडरेट जाना है तो इस रास्ते में जाओगा, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड वो भी डिफाइन है। मतलब येलो, ग्रीन एंड ब्लू 3 रहते हैं इनके। अच्छा। आपको कलर देख के पता चल जाएगा कि दिस इज मॉडरेट, दिस इज हाई इंटेंसिटी, और इज इट लो इंटेंसिटी। ओके। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रैक्टिस है जो यहाँ बहुत अच्छे से होती है। आई थिंक इंडिया में भी काफी ट्रैक्स हैं, काफी अच्छे तरह से होते हैं, भी होने लग गई है। हाँ, बट मैंने ये इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं देखा, जो मुझे काफी आकर्षित करता है यहाँ के लोगों के। लेकिन लंदन से सबसे जो पहली चीज जो मैं, जैसे मैं आया था, जब मैं लंदन से पहली बार बाहर निकला, तो सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो थी ब्राइटन बीच। ब्राइटन बीच तो खैर अच्छा, हाँ, ये कहाँ पड़ता है? 1.5 घंटे की गैटविक, मतलब लंदन से आई थिंक 70-80 माइल्स दूर है। जहाँ ये साउथ में है या नॉर्थ में? एकदम साउथ में, एकदम साउथ में है। तो वहां पे क्या है, पहली बार मैं गया और पहली बार मैंने देखा पेबल्स बीच। मतलब मैंने इससे पहले लाइफ में बीच नहीं देखा था। मैंने सोचा बीच है तो पत्थर, मतलब मिट्टी होगी, मिट्टी होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे बीच है जहाँ पे पेबल्स ही हैं, पत्थर ही हैं, वहाँ पे मिट्टी है ही नहीं। और ऐसे बीच हैं जहाँ पे मिट्टी और पत्थर मिक्स हैं, लेकिन ऐसे भी बीच हैं जहाँ पे केवल मिट्टी है, एकदम बालू रेत जिसे कहते हैं ना, वो है। एक बीच का है, बीच जिसका नाम है वेस्ट विटरिंग बीच। अच्छा। वो यूके का टॉप नंबर 5 के अंदर आता है। वो यहाँ से लंदन से 1-1.5 घंटा दूर है। मतलब हम लोग साल में 1 बार 2 बार तो वहाँ चले ही जाते हैं। बहुत अच्छा बीच है वो। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहा था कि जब तुमने बताया कि तुम यहाँ पर यूके पहली बार आए, फिर तुम साउथ में, फिर पहले तो लंदन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, फिर तो कुछ चीजें बाहर की देखी, बीचेस पे गए वगैरह, यहाँ पे ये कल्चर है क्या बहुत घूमने का, टूरिज्म का? ऐसा बहुत लोग
क्या ऐसा प्रैक्टिस करते हैं? तुमने ऐसा देखा है? यार यहाँ पे है ना, डेफिनेटली कल्चर है, क्योंकि यहाँ पे लोग, अब जैसे यहाँ पे जो बैंक हॉलीडेज आते हैं, साल में 10 आते हैं, और वो लोग उस तरह से अरेंज करते हैं कि वो फ्राइडे हो या मंडे हो, तो लोगों को 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है, जो कि लॉन्ग वीकेंड होता है। हर इंडस्ट्री में, हर काम में, मतलब टीचर का जॉब हो या फिर डॉक्टर का जॉब हो या फिर आईटी हो, सबको मिलती है छुट्टियाँ। तो इसमें क्या है, इनका ऐसा नहीं रहता कि चलो हम कुछ प्लान करेंगे, अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो ठीक है। इनका ऐसा रहता है कि हमें जाना ही है। मतलब कई बार मेरे वर्क स्पेस पे लोग पूछते हैं कि हाँ लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? मतलब दे हैव ऑलरेडी टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि तुम कहीं तो तुम जा रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम घर पे बैठ करके कपड़े धो रहे हो या बर्तन मांज रहे हो या लॉन्ग मूव कर रहे हो। उसके लिए नॉर्मल वीकेंड, उसके लिए लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड है, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है, एवरीथिंग ओके। यहाँ पे ये बहुत कल्चर है, क्योंकि मेरे को लगता है यहाँ की जो सोशल फैब्रिक है वो ऐसा है कि आप काम करो, अच्छे से काम करो, लेकिन आप फिर पूरा अच्छे से एंजॉय भी करो। और है ना, हार्ड पार्टी हार्डर। हाँ, और यहाँ पे ना मैंने एक चीज देखी है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी फैमिली फ्रेंडली हैं। मतलब बच्चों को देखते हुए बनाई है, क्योंकि अब यहाँ पे अपने इंडिया की तरह फैमिली तो होती नहीं है इनकी। मतलब कहने का मतलब कि फैमिली से इतने क्लोज नहीं होते। हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो अपने ससुराल जाते हैं ना अपने मायके जाते हैं। मतलब वो आपस में ही रहते हैं, वो आपस में अपने बच्चों को लेके घूमते हैं। मतलब अगर इनको न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट ज्यादा है, तो जॉइंट फैमिली तो नहीं है बिल्कुल ही, लेकिन ये अपने सिबलिंग्स से भी ऐसे एक साल में बात करते हैं। और मतलब आई थिंक इनके क्रिसमस पे ये लोग की सारी फैमिली गेट टुगेदर जरूर होती है। और मदर्स डे पे, मतलब ऐसे मदर्स डे पे मदर को विश करते हैं। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा इनका सोसाइटी का थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। अब क्योंकि अब फिर हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रह गए, तो उस केस में ना ये जहां भी जाते हैं सारी चीजें बच्चे फ्रेंडली हैं। मतलब ऐसा आप जाओगे, अडल्ट भी जाओगे, तो भी आपके लिए, बच्चे के लिए स्पेसिफिक एरिया होगा जो कि साफ होगा, सेफ होगा, क्लीन होगा, बच्चों को सीखने को ही कुछ मिलेगा। इनफैक्ट आइकिया जैसी दुकानों में भी बच्चों के लिए सेक्शन है कि माँ बाप जाओ घूमने और बच्चे को है ना अंदर हमारे पास छोड़ दो। अरे याद है हम लोग एक बार किसी लॉन्ग वीकेंड पे टकराए थे, किसी बीच पे ही टकराए थे। हाँ, कौन सा बीच था वो था माउंट, वो कॉर्नवॉल के साइड में था। कॉर्नवॉल में था वो। ऐसा था, पानी के ऊपर से चल के पहाड़ के ऊपर जाना था। राइट, वो मुझे याद है मेरी वाइफ ने बोला था ये तुम्हारा दोस्त नहीं, ये वही है ना? मैंने कहा कि वही है, बताया तो था कि आने वाला है, फिर टकरा गए थे। उस टाइम की फोटो पड़ी है शायद मेरे पास। वो तो बहुत सुंदर जगह थी यार। मतलब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो ऐसी जगह थी कि जब हाई टाइड होती है, जब पानी आता है ऊपर, तब वो है ना रास्ता छुप जाता है, और जब पानी नीचे जाता है तब वो रास्ता दिखता है। तो ऐसे तो बोट से आप चले जाओ अगर जाना है तो, नहीं तो वो रास्ता होता है। तो मैंने लिटरली उस टाइम पे क्रॉस किया। तो जाते वक्त तो हम लोग बोट से गए थे, आते वक्त हम लोग वॉक करके आए। लेकिन मैंने उस टाइम पे क्रॉस किया था जब मैं इतना पानी के अंदर था। तो मतलब मैं पानी के अंदर कवर था और मैं चल रहा था उस रोड के ऊपर। बेटी को मैंने कंधे पे बैठाया, वाइफ साथ में, हमारे दोस्त सब साथ में, और पेरेंट्स थे शायद उस टाइम पे, मेरी वाइफ के पेरेंट्स थे। तो हम लोग सब साथ में थे, और फिर हम लोग ऐसे वॉक करके पानी के अंदर से वॉक करके आए, क्योंकि वो थोड़ी सी टाइड ऊपर आ गई थी। अगर वो नीचे होती तो वो पूरा आराम से चल के आते। बहुत सुंदर जगह, कॉर्नवॉल में है वो। कॉर्नवॉल मतलब साउथ ऑफ इंग्लैंड में पड़ता है ये। कॉर्नवॉल है साउथ वेस्ट, करेक्ट, साउथ वेस्ट। बहुत सुंदर जगह। अच्छा, लैंड्स एंड का नाम सुना है? हाँ, हम लोग गए भी हैं लैंड्स एंड। पता है 2 लैंड्स एंड है। अच्छा। एक है अपना कॉर्नवॉल के एकदम साउथ में, आई थिंक पेंजांस में है वो, और एक है आपके स्कॉटलैंड में एकदम नॉर्थ में। तो कहते हैं कि दैट इज वन टिप ऑफ द यूके एंड दैट इज द अदर टिप ऑफ द, तो लैंड्स एंड। इनफैक्ट जैसे आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा है कि डिग्रीज, मतलब कि अपना जो अर्थ है वो लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड में डिवाइडेड है, वैसे ही इंग्लैंड के लिए इन्होंने एक अलग से बना रखा है ईस्टिंग नॉर्थिंग। अच्छा। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग का कॉन्सेप्ट ये कि एक इन्होंने एक पॉइंट ले लिया जो लैंड एंड से थोड़ा सा दूर है, वो इनका पॉइंट 0 है। अब उसको लेकर के इन्होंने यूके के सारे पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं कि दिस ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग, और ईस्टिंग नॉर्थिंग सिर्फ यूके के लिए, वो किसी दुनिया के किसी और कोने में काम नहीं करेगा। अच्छा। सिर्फ यूके में काम करेगा वो। तो इन्होंने अपने हिसाब से पूरी ज्योग्राफी को बना रखा। लैंड एंड मतलब दुनिया खत्म, इनके लिए दुनिया खत्म। लेकिन इन्होंने ही दुनिया खत्म होने के बावजूद भी इन्होंने दुनिया उस खत्म होने के बाद क्रॉस करके दुनिया को देखा है। इनकी मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए ही बहुत पावरफुल रही है इनकी, और उसमें ऑफ कोर्स पोर्चुगीज का काफ़ी है, स्पेनिश अर्माडा का काफ़ी, वो भी बहुत अच्छी स्टोरी, कभी बताऊंगा, लंबी है काफ़ी,
कि उनको जब वो शिप मिली थी तभी उन लोग को वो इंडिया जाने का रूट और मैप मिला था, उसको लेकर के उन्होंने शिप्स बनाई थी। बट अगर उसके बारे में जानना है इनकी शिपिंग इंडस्ट्री, तो एक नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम है जो अगेन लंदन में है। मैं लंदन वापस आ गया, तो वो ग्रीनिच में ही है। अच्छा, बेकर स्ट्रीट, अभी अपन लंदन घूम रहे हैं तो बेकर स्ट्रीट, वापस लंदन आ गए। बेकर स्ट्रीट पे शर्लॉक होम्स का, अब बेसिकली शर्लॉक होम्स इतना पॉपुलर कैरेक्टर है कि उन्होंने उसके लिए घर बनाया है, जहाँ पे उसकी फिक्शनल कैरेक्टर में उसका घर था, वो घर बनाया है, उसे रखा है, वो जो भी उसका एड्रेस था, और वहाँ पे है ना अभी उसमें म्यूजियम है, अभी उसमें म्यूजियम है, शर्लॉक होम्स म्यूजियम है, उस म्यूजियम में जा सकते हो। सही है, मतलब मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कि ये किंवदंतियों को, कहानियों को एक्चुअल मॉन्यूमेंट में बना देते हैं। आप किंग क्रॉस पे जाओ, वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म 9 3/4 मिलेगा, हैरी पॉटर का। बिल्कुल। और वहाँ पे वो शायद वो एक बना रखी है, ट्रॉली बना रखी है कि आप अंदर ले जा सकते हो। तो इन्होंने इस तरह से, इन लोगों ने अपना जो टूरिज्म इंडस्ट्री को जिस तरह से सहेज के रखा है, लोगों के लिए अट्रैक्टिव और इजी टू एक्सेस बना रखा है, वो एक्चुअली में दुनिया के लिए एक सीख है। आई थिंक जब मार्गरेट थैचर जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्होंने ये मुहिम चालू की थी। उन्होंने टूरिज्म पे बहुत बहुत फोकस किया था। उनकी पॉलिसीज ने उनकी काफ़ी पॉलिसीज की काफ़ी मतलब आलोचना भी होती है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग बंद करी थी। हाँ, बट ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी करी, जिसकी वजह से कितना रेवेन्यू बन रहा है। बहुत ज़्यादा यार, टूरिज्म ही है यूके में भी, और ज़्यादा सर्विसेज, तो एग्रीकल्चर कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है। आई थिंक एग्रीकल्चर काफ़ी है, आई थिंक बहुत कुछ, मतलब मुकाबले कंपैरेटिवली कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अफ्रीका से आती है, खाना इंडिया से आता है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, सर्विसेज है और टूरिज्म है। या फिर इनफैक्ट यहाँ के राजा को, राजा की फैमिली को भी टूरिस्ट स्पॉट ही बोलते हैं। हाँ, लेकिन उनको बोला गया है कि जैसे जितने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस हैं, वहाँ पे राजा और रानी जब जाते हैं तो उनको पासपोर्ट नहीं लगता। वो आते हैं और दे जस्ट डिक्लेयर आई एम द क्वीन, आई एम द किंग एंड दे लेट यू पास। ये हर कॉमनवेल्थ की जो कंट्री है, उनका जो कस्टम है, उनको ये हिदायत दी गई है कि whoever is the monarch and the consecutive person can actually enter। तो यहाँ के मोनार्क के पास पासपोर्ट नहीं होता ना? नहीं होता, क्योंकि यहाँ के मोनार्क के नाम पे बाकी सबको पासपोर्ट मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये भी है ना। तो ऐसे तो कह सकते हैं इनके पास पैसे भी नहीं होते क्योंकि इनके नाम के पैसे हैं। नहीं, वो भाई वो एक अलग डिबेट है, उसमें अपन अलग जाएंगे। इनके पास मतलब जो प्रिंस वेल्स का जो ट्रस्ट है, उसमें $2 बिलियन का रेवेन्यू है। बाप रे। खुद ने बनाया हुआ। खैर वो अलग टॉपिक का डिस्कशन है। तो अपन कॉर्नवॉल में थे। अच्छा, कॉर्नवॉल में हम लोग, अच्छा यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कैरावैन हाउसेस का। इंडिया में होता है क्या? आई थिंक है, इंडिया में भी यूं ही चल रहा ही, तो कैरावैन ही तो थी। शाहरुख खान जब आता है स्वदेश मूवी में इंडिया, तो वो गाना याद है? हाँ, वो कैरावैन में होता, तो कैरावैन है इंडिया में। तो यहाँ पे तो बहुत चलता है। और वहाँ पे वो क्या है, मूविंग कैरावैन थी, मतलब वो चल रहा था गाड़ी में। यहाँ पे क्या है, इन्होंने कैरावैन पार्क्स बना रखे हैं। अच्छा। जहाँ पे की एक है ना, 100 एकड़ की जगह है, जहाँ पे कैरावैन ऐसे स्टैंड अलोन खड़े हैं। अब वहाँ पे जाओ, 1 कमरे का है, 2 कमरे का है, 3 कमरे का है, अपनी जरूरत के हिसाब से लो, 1 हफ्ता स्पेंड करो और आ जाओ। होटल की तरह है, बस कैरावैन है। बहुत मतलब उसमें क्या होता है, वो कंपाउंड उन्होंने ले लिया, जैसे 100 एकड़ का जो मैंने बोला है, वहां पे उन्होंने लगा दिए अभी ये 500 कैरावैन। उसके बाद फिर लोग आएंगे, रहेंगे। अब वहां पे भी उन्होंने बच्चे फ्रेंडली, मतलब स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स है, जिम है, रात को कैरियोके, मतलब रात को वो इवेंट्स होते हैं वहां पे। तो मतलब वो सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग कॉर्नवॉल जब गए थे, तो हम लोग कैरावैन में रुके थे। और कॉर्नवॉल के जितने एरियाज हैं, बीचेस एकदम सैंडी बीच हैं, वाइट बीचेस है, एक के ना वहाँ पे पार्क है, नेशनल कुछ पार्क है, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बना रखा है उन्होंने टूम करके। अब जैसे यूके का वेदर कितना ठंडा है, यहाँ पे अफ्रीका के, इंडिया के पेड़ थोड़ी ना उगेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा उसको टूम सील कर रखा है। प्रोजेक्ट ईडन, यस, उन्होंने उसको सील कर रखा है और वहाँ पे उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बहुत ही वो एक अमेजिंग वर्क है। मैं जिसने भी उसको प्लान किया, मैं उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। दुनिया के मैक्सिमम जो पेड़ पौधे हैं, उनके हिसाब का वहाँ लोकल एनवायरनमेंट, उनके हिसाब की मिट्टी वहाँ लगा के ग्रो किया है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ तुलसी भी मिल जाएगी, हरी मिर्ची भी मिल जाएगी, धनिया भी, पुदीना भी, सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह का पेड़ मिल जाएगा वहाँ, जड़ी बूटियों के पेड़। और वो ट्रॉपिकल टूम में जो बड़ा सारा टूम बना रखा है, उसमें अगर आप जाते हो
एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे शायद वॉक करने में, लेकिन आप उसमें जाते हो तो आपको टेम्परेचर भी वही मिलता है, आपको वैसा ही आपको ह्यूमिड टेम्परेचर बना रखा है, 27 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो लोग। हाँ, उस एरिया में वो लोग नॉट सिर्फ ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पानी मेंटेन करते हैं, सॉइल मेंटेन करते हैं, ताकि वो जो पौधा है उसको ये नहीं लगे कि वो घूमने के लिए गया हुआ कि वो ऑन साइट है बेसिकली। ऑन साइट है। तो मतलब बहुत अच्छे। वहां से थोड़ा सा ऊपर अगर अपन देखें तो वेल्स है। वेल्स में मैं पहली बार गया था स्कंदरवेल टेम्पल करके। अच्छा। वो इंडियन टेम्पल है, वहां पे 4 बजे आरती होती है, आई थिंक 5 बजे होती है, तब 1 घंटे के गैप में होती है। और उसमें ऐसा रहता है कि आप बैठो, आप आरती नहीं कर रहे, आप पूजा नहीं कर रहे, पूजा वो पंडित ही करेंगे, उनकी टीम करेगी, लेकिन आप वहाँ पे बैठ जाओ और 1 घंटे की आरती होती है। तो मतलब 4 बजे चालू होती है तो 5 बजे तक चलेगी, फिर दूसरी अगर 5:30 होती है तो 6:30 चलेगी, फिर दूसरी 7 होती है तो फिर 8 बजे तक चलेगी, जैसे करके 3 आरती होती है। बहुत अच्छा लगता है वो। वहाँ के ना जो योगी है, पंडित है, उनको बहुत साल पहले, कोई 100 साल पहले, 70 साल पहले सपना आया था कि माता का कि मुझे यहाँ पे स्थापित करो। अच्छा। तो वैसे उन्होंने मंदिर बनाया। अच्छा। लेकिन मतलब मैं गया हूँ वहाँ पे 2 या 3 बार गया हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन मेरे को ना एक तो वो कि भाई आप है ना जा नहीं सकते माता जी के पास या भगवान के पास, जा नहीं सकते, गर्भगृह में नहीं जा सकते, ऐसा है? हाँ, वहां नहीं जा सकते, और आप अपना वहीं पे बाहर ही पूजा करो, दूर से हाथ जोड़ के चले जाओ। और वहां पे जितने भी पंडित है ना सब अंग्रेज। ओके। वो है ना अपने एक्सेंट में हिंदी दोहे बोल रहे हैं, संस्कृत दोहे बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा ना मेरे को अजीब लगता है। तो बोला यार ऐसा क्या मंदिर है कि हिंदू पंडित, इंडियन पंडित ही नहीं है यहाँ पे। नॉन फैमिलियरिटी है, वो फैमिलियर टोन नहीं है। वो एक जैसे अगर इस्कॉन भी जाया जाओ, इस्कॉन में भी तुम देखोगे कि बहुत सारे जो गीत गा रहे हैं या जो भजन गा रहे हैं, दे आर people with British accent, but they are trying to recite the Indian rhymes. सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, सुनने में अजीब, एक सुंदरता भी लगती है कि they are trying and attempting। सुंदरता बिल्कुल नहीं लगती, पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगती। ऐसे सबका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, मेरे को तो नहीं लगती। मुझे तो हिंदू इंडियन पंडित अगर पूजा करें वही ठीक लगता है। बट एनीवे, वेल्स में थोड़ा ऊपर जाते हैं। वेल्स क्या है, हम लोग 3-4 बार जा चुके हैं, और हम लोग जब भी जाते हैं ना, पम्प कॉटेज करके एयरबीएनबी पे है। अच्छा। हम लोग है ना वहीं ठहरते हैं, मतलब ये पूरा घर है, डिटैच्ड घर है 3 बेडरूम का, बहुत अच्छा है। मतलब हम 3 बार जा चुके हैं और उसी एयरबीएनबी के उसी घर में रहकर आए। अच्छा। बहुत अच्छा घर है। तो उसके आसपास है ना बीच है, एक लुंडुडने करके जगह है जहाँ पे है ना वो आइस रिंग भी है, आइस स्केटिंग टाइप भी होती है, और बहुत बहुत एक्टिविटी। वहाँ पे पास में एक लेक भी है जहाँ पे कनोइंग भी होती है। हाँ, वहाँ मैंने कनोइंग करी हुई है एक्चुअली। अच्छा। और वहीं पर पास में एक और कॉटेज है जो हम लोगों ने 2017 में बुक किया था, और कभी मैं उसका एयरबीएनबी का लिंक भेजूंगा, कभी उसमें मिल रही हो जगह तो जाके बुक कर देना। कभी नहीं मिलती। अच्छा। कभी नहीं मिलती। 365 दिन के जब भी वो अवेलेबिलिटी उसकी हमेशा फुल रहती है। ऐसा क्या है? इतनी सुंदर जगह है वो, इतनी, मतलब वो पूरा का पूरा कॉटेज उस आदमी ने अपने हाथ से बनाया हुआ है। वहाँ पे ओपन में बाथ टब है, वहाँ पे ओपन शावर है, तो पूरा ट्रांसपेरेंट है। और वहाँ पे आपको अगर गर्मी चाहिए तो एक्चुअली यू हैव टू कट द वुड्स, पुट इट इन द फायर पुट एंड गेट दैट। अगर आपको जकूजी बात है, वहाँ पर सब कुछ हैंडमेड उस बंदेगा। वहाँ पे आपको वीडियो कैसेट्स और वीसीआर मिलेंगे। अच्छा। और पुरानी फिल्में जो होती है ना 80s 90s की जो इंग्लिश फिल्में होती थी, और इस टाइप की आपको मूवीज मिलेंगी, उस टाइम की जो एक्शन मूवीज थी वगैरह, वो आप देखते हो टीवी पर। इतना नॉस्टैल्जिक फील आता है। वहाँ पे मोबाइल का सिग्नल दूर दूर तक नहीं है। अगर आपको मोबाइल पे बात करनी तो वो बोलता है कि आप इधर आ जाओ एक पतले कोने में और मुझे बोल दो, मैं थोड़ी देर के लिए वो जैमर बंद कर दूंगा, आप बात कर लेना, लेकिन उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। उसका वो खुद कहता है कि गो एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर, बी विद द नेचर और लिव विद इट। भेजना यार, ये तो बनता है जाना। और यहाँ पे लेकिन वही बोल रहा हूँ, ये देखो ये जो मैंने टफनेस बताई है कि डोंट गो देयर फॉर कंफर्ट, गो देयर फॉर एक्सपीरियंस। और लोग भरे पड़े रहते हैं, मैं दोबारा बुक नहीं कर पाया उसको। अच्छा। उसको आज तक दोबारा बुक नहीं। जब भी वेस्ट जाना है पहला अटेम्प्ट होता है कि वो वाला बुक करें, वो नहीं होता तो कोई दूसरे में जाते हैं। मेरे को भेजना लिंक, लिंक अपन डाल भी देंगे डिस्क्रिप्शन। हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बहुत ही उम्दा जगह है वो। और मैंने उससे पूछा था कि आप ये कितनी बड़ी एस्टेट है, कहाँ तक है, तो बोलता कि जहां तक नजर जाती वहां तक है। ये मैंने पहली बार किसी को बोलते हुए सुना। मूवीज में सुना कि जहां तक नजर जाती वहां तक अपना। ये एक्चुअली में
और तुम जब देखोगे तो वहाँ पे नहर भी है, वहाँ पहाड़ भी है, वहाँ पे प्लेन्स भी है। मैंने कहा ये सब तुम्हारा? बोला हाँ सब मेरा ही है। गजब यार, ऐसे ही बोल दिया जो भी है जैसे बोला। उसने ये भी बताया कि रात को उस टाइम पे जो तारे दिखते हैं, अमेजिंग, वहाँ पे जो व्यू है। तो एकदम अच्छा, वो शहर से दूर है? शहर क्या होता है, कुछ भी नहीं, वो गाँव भी से भी दूर है, बहुत अलग सी आइसोलेटेड जगह, बहुत ही सुंदर जगह है वो। उसने बताया था कि तुम रात को इतने बज के इतने मिनट पे ऊपर देखना, तुमको ISS दिखाई देगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रॉस होता हुआ दिखाई। क्या बात है! तुम ये सोचो कि इतना डिटेल में बताई गई थी। वो तो उस समय पे जब हम लोग गए थे, हम लोग तो खैर थोड़ा ज्यादा ही मग्न हो गए थे अपने कामों में, हमने आग वाग लगाई थी, डांस वांस कर रहे थे, तो दैट वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस ट्रिप। मतलब वन ऑफ माय लाइफ्स बेस्ट ट्रिप हुई है वहाँ पे, और वो वेल्स में ही हुई है। वेल्स में थोड़ा सा आगे जाते तो स्नोडोनिया करके एक पीक है। आई थिंक स्नोडोनिया यूके की हाईएस्ट पीक है ना? बट स्नोडोनिया इज नॉट द हाईएस्ट। स्नोडोनिया की जो पीक है उसकी भी हाइक होती है, जैसे मैंने ट्रेल्स बताए थे, तो वो बहुत अच्छी ट्रैक्स होती हैं। और इनफैक्ट वहाँ पर एक कंपटीशन होता है साल में एक बार। अच्छा। नॉट जस्ट इन स्नोडोनिया एरिया, बल्कि वेल्स के पीक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट कभी भी कई होस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन मैंने स्नोडोनिया में देखा है उसको होते हुए एक बार। वो यूके चैलेंज होता है। यूके चैलेंज? हाँ, उसमें क्या होता है कि 6 लोगों की टीम होती है, उसमें से आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं, रिडल्स दिए जाते हैं, पजल्स दिए जाते हैं। जैसे रोडीज एक गेम था जिसमें आपको टास्क दिए जाते थे, आप अजीब अजीब टास्क देते थे, एक दूसरे को गालियां देके निकालते थे। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी फ्रेंडली। जिसमें आपको दिया गया कि पजल दिया गया कि आप ये पजल सॉल्व करो। जब आप पजल सॉल्व करोगे और आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पता चलेगी कहाँ है, और वहां तक जाने के लिए कुछ लोग को रन करके जाना है, कुछ को साइकिलिंग करके जाना है, कुछ लोग को तैर के जाना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे रिडल का, कि आपकी 6 लोग की टीम है। एक आदमी को बोला कि तुम पहाड़ पे भाग के जाओ, चढ़ के जाओ। तो जब पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है तो उसको एक फोटो दिखाई जाती है, तो तुम इसको 3-4 मिनट तक देख लो। देख लिया, अब वापस दौड़ के नीचे जाओ और नीचे जो बंदा बैठा है तुम्हारी टीम का, उसको समझाओ इस फोटो के बारे में। उसने उसको समझा दिया। अब उसको बोला कि तुम साइकिल करके 10 किलोमीटर दूर तक जाओ, वहां पे उसी की टीम का एक दूसरा बंदा है, उसको समझाओ। वो उसकी स्टोरी सुनने के बाद वो कनोइंग करके एक नदी को पार करके एक दूसरी जगह जाएगा, और वहां पे उसको क्विज किया जाएगा कि बताओ उस फोटो में ये क्या था, बताओ उस फोटो में वो क्या था। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए रिडल। कहने का मतलब है कि ये एक एग्जांपल है, लेकिन दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। और मैंने नॉमिनेट किया, अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो इस बार पहली बार मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। यूके में इस तरह की लाइफस्टाइल को, आउटडोर एक्टिविटीज को, पूरा हाइकिंग गियर पहन के, और उस गियर में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, विंड शीटर होता है, उसके ऊपर एक जैकेट होता है, अंदर कुछ होता है, बूट्स अलग तरीके के होते हैं, तो और बैग में आप क्या सामान लेके जा रहे हो उसके ऊपर बहुत फोकस होता है। वहां पे आपका नाइफ से लेकर, लाइटर से लेकर, मेडिसिन से लेकर, पानी से लेकर सब कुछ रहता है। 3 एग्जांपल देना चाहूंगा जो एक्टिविटीज यूके में होती है। एक होती है कैंपिंग। तो कैंपिंग मैंने बहुत की है, बहुत एंजॉय किया है उसको, कैंपिंग को, जिसमें आप अपना एक छोटा सा घरौंदा, छोटा सा चलने फिरने वाली चीज, आप सब कुछ एक छोटे से एरिया में आप फिट कर लेते हो, और उस टेंट में रहते हो। वहां पे आप खाना भी बनाते हो, वहां पे आप सोते भी हो, बारिश से भी बचते हो, कीट मकोड़ों से भी बचते हो, आग भी जलाते हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। कैंपिंग तो खैर दुनिया भर में होती है, यूके में मैंने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इसके अलावा एक और 2 तरह की रनिंग के बारे में बताऊंगा। एक जिसको कहते हैं वोल्फ रन, और एक को कहते हैं टफ मडर। वोल्फ रन और टफ मडर। इसमें क्या होता है कि वोल्फ रन में बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए 10 किलोमीटर का एक ट्रेल है, आपको उसको भागना है, रेस करनी है, बहुत सारे लोग हैं। हर जगह एक नया हर्डल मिलेगा आपको। कहीं इतना गहरा पानी मिलेगा जिसमें मिट्टी होगी, कहीं पे आपको क्लाइम करके जाना होगा, कहीं पे आपको एकदम स्नो, एकदम बिल्कुल तैरते हुए जाना है, एकदम फिसलते हुए जाना है। मुश्किल से बड़े हुए ऐसे होंगे, आप भागते रहो, कहीं पे पहाड़, कहीं पे आपको कूद के जाना है, कहीं पे आपका पैर मिट्टी में फंस जाएगा, आपका जूता वहीं रख जाएगा। इस टाइप का एक रहता है, वोल्फ रन कहते हैं। ये साल में 3 बार होता है, ऑटम, समर और विंटर। विंटर इन्होंने बंद कर दिया, इतना टफ था। और मैंने विंटर रन भी किया है, समर भी किया है और स्प्रिंग भी किया, पूरा कंप्लीट किया। तीनों मैंने कंप्लीट किए हुए, और मतलब बहुत मजा आया था। ये शायद कोरोना के जस्ट बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और बहुत मजा आया करने में। इस साल पहली बार मैं टफ मडर में जा रहा हूँ। तो वर्ल्ड फ्रंट का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है वो मडी सर्फेसेस को क्रॉस करना होता है। टफ मडर में पूरा रास्ता ही मडी है। अच्छा। अब उसको क्रॉस करने का मतलब है कि आपको अपने किसी न किसी पेयर ऑफ शूज की तिलांजलि देनी पड़ेगी, कि एक बार आप पहन के टफ मडर में चले गए, उसके बाद आपने उसको वापस यूज कर लिया तो आप बहुत बहुत महान है, ऐसा कहा जाता है। तो ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस करूंगा, और I'll शेयर उस टाइम की मेरे एक्सपीरियंसेस क्या। और ये जुलाई में कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं
एक नॉटिंगम में रहता है वो, और एक रग्बी में, हम लोग तीनों जा रहे हैं। देखो कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक और कंसेप्ट है ग्लैम्पिंग का। ग्लैम्पिंग, ग्लैमरस कैंपिंग। ग्लैमरस कैंपिंग, अच्छा अच्छा, ग्लैमरस कैंपिंग है क्या उसका? हाँ। तो बेसिकली वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं होती है, हम्म। और टॉयलेट से लेकर, फ्रिज से लेकर, कुकिंग यूटेंसिल्स से मैंने तो लेकर, सुना है टेलीविजन भी होता है, टेलीविजन भी छोटे छोटे होता पूल है, भी होते हैं। छोटे छोटे पूल भी होते हैं। लेकिन वो कहेंगे कि हाँ ग्लैमरस, कैंपिंग के अंदर ग्लैमरस चीजें डाल दो तो हो गया। लेकिन आई थिंक कैंपिंग की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो जो स्ट्रगल होता है रॉ, कि आप आके पिच क्लीन करते हो, फिर आप उसमें अपना कैंप, अपना टेंट लगाते हो, टेंट लगाने के बाद जो टेंट को आप वापस बंद करते हो, पैक करते हो, उसका भी एक तरीका हम होता लोग है। जुलाई में जा रहे हैं कैंपिंग, कैसा अच्छा, रहेगा बता मैं भी जुलाई में जा रहा हूँ कैंपिंग। हाँ। कहीं एक ही आंसू बाजू में तो नहीं जा रहे देख हैं। लेंगे। अच्छा, वेल्स से चलें स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड चलते हैं, कैसा लगता है स्कॉटलैंड? यार बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं कम से कम 3-4 बार जा चुका हूँ। देखो, हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी पे हम स्कॉटलैंड में थे। देखो 3 शब्द हैं, सुंदर, बहुत सुंदर, और एक अति सुंदर। हाँ। और एक होता है उत्तम, अति अरे उत्तम। मैं बोलूंगा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मतलब वो जो अति उत्तम और वो सारे जो है ना, वो तो फिर स्विट्जरलैंड के लिए रख लेते हैं। मेरा एक अपना व्यू है। हाँ, मैं स्विट्जरलैंड भी 2 बार गया हूँ, हाँ, और मैं स्कॉटलैंड भी 2 बार गया हूँ। हाँ। Any day, I will say Scotland is much beautiful than Switzerland. मुझे कई जगहों पे लगा ऐसा। नहीं है। मैं because एग्जाम्पल एरिया में बताऊंगा, ग्लेनको वाला एरिया है, हाँ, हाँ, और आप स्मू केव जाओ। हाँ, ये जो दोनों एरियाज हैं, इनकी जो वॉकिंग से अगर आप वहाँ पे ट्रेल्स करो, तो आपको वैसे नज़ारे मिलेंगे जो आपको शायद स्कॉटलैंड में भी ना मिले। स्विट्जरलैंड में तो स्विट्जरलैंड तो अलग ही है यार। मतलब हम साउथ ऑफ स्विट्जरलैंड गए थे, हम लोग ने कार, क्योंकि वो इजरमार्ट करके एक जगह है जहाँ पे आप कार से नहीं जा सकते, तो आप है ना अपनी कार को ट्रेन में रखो, ट्रेन से लेकर जाओ कार को एक स्टेशन पे, वहां पे कार को उतारो और फिर वहां से पैदल जाओ। मतलब ऐसा रास्ता है उस जगह पे जाने के लिए। और जब हम लोग ट्रेन में चढ़ा रहे थे तब आजू बाजू थोड़ी बर्फ दिख रही थी, थोड़े पेवमेंट कंक्रीट भी दिख रहा था, बर्फ भी दिख रही थी, और थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर भी रही थी। वो ट्रेन जो है, हम कार में बैठे थे, ओपन ट्रेन थी, मतलब कार से हम देख पा रहे थे सारा, मतलब मालगाड़ी टाइप थी। अच्छा, मालगाड़ी का ऊपर का हटा हुआ था। अच्छा। केवल वो था नीचे का, तो उस पर ट्रेन कार खड़ी कर दी और वो मतलब ऐसे बाहर देख सकते थे 360 डिग्री व्यू। तो वो टनल के अंदर गई, टनल से बाहर निकली, वो ऐसा एरिया था जहाँ पे 0 कंक्रीट था, पूरा बर्फ से ढका हुआ सफेद, ऐसा मतलब पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था, और बर्फ गिर रही थी ऊपर से। भाई उसका मुकाबला स्कॉटलैंड नहीं कर सकता। नहीं, स्कॉटलैंड मुझे लगता है कि अपन कई जगह ऐसी हैं जो उसका मुकाबला कर पाएंगे अगर तुम गए हो तो। नहीं है सुंदर, बहुत सुंदर है। मैं 4 बार जा चुका हूँ, और इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि चारों बार मैं गया हूँ तो मुझे नया ही लगा है। हमने कुछ नया ही एक्सप्लोर किया, नया ही कुछ देखते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए है, लॉकनेस है, ओबान है, माउंट फोर्ट विलियम है, आइल ऑफ स्काई है, ग्लेंको जैसे तुमने बोला, तो मतलब एडिनबरा भी बहुत सुंदर है। तो ये सारी सुंदर जगह है, लेकिन स्विट्जरलैंड का मुकाबला नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपका स्विट्जरलैंड का बजट नहीं है तो आप स्कॉटलैंड आ जाओ, क्योंकि स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मेरे पास जितने भी वॉल मैग्नेट्स हैं, जो फ्रिज मैग्नेट्स बोलते हैं, उसमें सबसे महंगा और सबसे छोटा स्विट्जरलैंड का ही है। नहीं भाई, हमने तो स्विट्जरलैंड में भी बजट ट्रिप करी थी, एयरबीएनबी, कार हायर, ये सब हमने भी वहां पे भी ऐसा ही किया था। लेकिन ये है कि अब जैसे क्या हुआ, तो पहली बार हम लोग गए थे एनिवर्सरी पे, तो हमने एडिनबरा में ही थे हम, तो हमने प्रिंसेस स्ट्रीट पे वॉक किया, एडिनबरा कासल देखा, उसके बाद वो कॉबलस्टोन पे पाथ है, उसके ऊपर हमने वॉक किया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, बहुत अच्छा रहा। एक दिन हम वहाँ पे ना एडिनबरा है नीचे साउथ ऑफ स्कॉटलैंड में, फिर उसके ऊपर पूरा हाईलैंड्स का एरिया है जहाँ पे वो पहाड़ है, नदियां हैं, लेक्स हैं, लॉक्स हैं, वो सब है ना। तो वहां से ना बस टूर्स चलते हैं, तो एक दिन में आपको थोड़ा हाईलैंड टच करा के शाम तक छोड़ देते हैं। सुबह 8 बजे लेके जाते हैं, शाम को 9 बजे छोड़ देते हैं। तो विंटर में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे दिन 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो समर में जाने का फायदा है, जहाँ पे रात को 11 बजे भी धूप रहती है सुबह, क्योंकि वो और ऊपर है ना नॉर्थ में, तो वहाँ पे लेट होता है। मतलब जहाँ पे अगर यहाँ पे 7:30-8 बजे अंधेरा हो रहा है, तो वहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे अंधेरा होगा, तो आपको बहुत बड़ा दिन मिलता है वहाँ पे। और 7 बजे 5 बजे खुल जाता है दिन।
तो वो टूर हमने किया। लेकिन उसके बाद जो 3 बार मैं गया हूँ कार से गया हूँ, और मैंने खुद की आइटनरी बनाई है, कम से कम 10 दोस्तों को आइटनरी दी है मैंने, ऐसे रेडीमेड। वो आइटनरी अपन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें क्या है, ऐसा सर्किट सा बनता है एक गोल, ऐसा बलून सा सर्किट सा बनता है। तो पहले ओबान जाओ, फिर वहां से आइल ऑफ स्काई जाओ, फिर वहां से इन्वर्नेस से होते हुए लॉकनेस से होते हुए वापस ऐसे आओ। तो वो आइटनरी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। किसी को देखना हो तो ये देश में बहुत कुछ है देखने के लिए, ये सुंदर बहुत है। और मुझे लगता है ये टूरिस्ट फ्रेंडली बहुत है, सेफ बहुत है कई जगहों पे। अच्छा, एक चीज मैं सॉरी ऐड करूंगा, हर जगह मोस्टली 90% ऑफ द जगह व्हील चेयर एक्सेस है। अच्छा। तो जो डिसेबल लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्सेस, जैसे तुमने बोला ना अभी टूरिस्ट फ्रेंडली है, तो वो टूरिस्ट फ्रेंडली के अंदर हर तरह के टूरिस्ट के लिए फ्रेंडली है। स्टेप फ्री एक्सेसेस है हर मेट्रो पे, ट्यूब स्टेशन पे उन्होंने लिफ्ट एस्केलेटर्स लगा रखे हैं। तो मतलब और ये आपको हर छोटी सी जगह और बड़े से बड़ी जगह, हर जगह आपको मिलेगा। टॉयलेट्स बहुत साफ हैं, हर जगह टॉयलेट्स बहुत साफ हैं। बहुत सारी जगह पैसे लगते हैं टॉयलेट्स के, 50p तक भी लगते हैं, 1 pound तक भी दिए हैं मैंने शायद। लेकिन